राजा विक्रम के महल में 7 रानियों का शासन था। महल की हर दीवार सोने की परतों से ढकी थी। 7 अलग अलग मोहल्लों के गलियारे दिन रात दासियों की पदचाप से गूंजते रहते थे। हर रानी के पास 100 दासियां थीं, जो उनकी हर एक छोटी मांग को पूरा करने के लिए दौड़ती थीं। पहली रानी ने हीरे जड़े वस्त्र मांगे। राजा ने तुरंत अपना खजाना खोल दिया। दूसरी रानी ने सोने का रथ मांगा। राजा ने सैकड़ों कारीगरों को एक साथ काम पर लगा दिया। महल के भीतर की हवा में इत्र की महक और गहनों की खनक हमेशा बनी रहती थी। उत्सव कभी थमते नहीं थे, दावतें कभी खत्म नहीं होती थीं। राजा विक्रम का हर एक आदेश पलक झपकते ही हकीकत बन जाता था। लेकिन महल की ऊंची दीवारों के भीतर इतनी अपार संपत्ति और सुख सुविधाओं का बोझ धीरे धीरे गलियारों में भारीपन घोलने लगा था। 7 रानियों की हर इच्छा पूरी हो रही थी, लेकिन महल की नींव में दबी खामोशी अब कुछ और ही कह रही थी। 奢华的宴席还在继续，但第3位王妃的眼神扫过同僚，停在了第4位王妃的梳妆台前。趁着侍女们都在忙碌，她快步走进侧室，将那串沉重的珍珠项链塞进了沉重的木柜底层，随后又用布料严严实实地盖住。几小时后，第4位王妃在寻找饰品时，将梳妆台翻了个底朝天，木质地板被抓出了深深的划痕。愤怒在走廊蔓延，很快，报复开始了。当夜，第5位王妃正在修剪玫瑰，第4位王妃手里攥着装有褐色粉末的陶罐，悄无声息地靠近。她将粉末倒入水池，水面泛起一阵灰色的泡沫。第2天清晨，花园里原本盛开的红花在半小时内迅速枯萎，花瓣蜷缩成黑色的胶片，散发出苦涩的泥土味。空气中再也没有了往日的欢笑，只有仆人们匆忙躲避的脚步声和王妃们躲在屏风后冷冷的窥视。曾经金碧辉煌的走廊现在变得阴冷异常，每一扇紧闭的房门背后都在盘算着下一次阴谋。महल के गलियारे अब अंधेरे से भर चुके थे। हर रानी अब अपनी 100 दासियों के बीच घिरी रहती, लेकिन उन दासियों के कान भी दीवारों की तरफ लगे रहते थे। तीसरी रानी ने अपनी सबसे भरोसेमंद दासी को आधी रात को 5वीं रानी के कक्ष के बाहर खड़ा कर दिया। दासी ने दरवाजे की दरार से अंदर की हलचल को ध्यान से देखा और वापस आकर रानी के कान में फुसफुसाया। यह फुसफुसाहट धीरे धीरे महल के कोने कोने में फैल गई। रानियों ने अब एक दूसरे के सामने आना बंद कर दिया था। जब भी कोई रानी मुख्य हॉल से गुजरती, बाकी रानियां झरोखों से उसे घूरती। उनकी आंखों में कोई गर्मजोशी नहीं थी, केवल एक ठंडी गणना थी। एक दिन दूसरी रानी ने अपनी दासी को राजा के मुख्य रसोइये के पास भेजा। रसोई में तांबे के बर्तनों की खनक के बीच दासी ने रसोइये के हाथ में सोने का एक सिक्का थमाया। रसोइये ने सिर झुकाया और चुपचाप अपने काम में जुट गया। महल के उस हिस्से में अब केवल डर का साया था। रानियों के बीच का विश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका था। भोजन की थालियों में परोसे जाने वाले स्वाद के बजाय अब संशय का स्वाद घुलने लगा था। रानियां अब एक दूसरे के आने जाने पर नजर रखती और अपने अपने महलों के द्वारों को भारी जंजीरों से कसने लगी थी। महल का हर कोना अब एक नई साजिश का गवाह बन रहा था। छठी रानी ने राजा के कक्ष में प्रवेश किया। वह धीरे धीरे राजा के करीब गई और झुककर उनके कान में कुछ कहने लगी। उसके हाथ लगातार हवा में अजीब संकेत बना रहे थे, जैसे वह किसी अदृश्य जाल को बुन रही हो। उसने अपनी हथेली से दूसरी रानियों की ओर इशारा किया और फिर अचानक फर्श पर घुटनों के बल बैठकर राजा के पैरों को पकड़ लिया। राजा के चेहरे पर लकीरें उभर आईं। उन्होंने तुरंत अपने रक्षकों को बुलाया। सैनिकों ने भारी कदमों के साथ 7वीं रानी के कक्ष का दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया। 7वीं रानी अपनी मेज पर बैठी थी। उसके हाथ में एक किताब थी। जैसे ही रक्षक अंदर घुसे, उसने किताब नीचे गिरा दी। सैनिकों ने उसे बाहों से जकड़ा और जमीन पर घसीटते हुए बाहर ले गए। रानी ने अपनी उंगलियों से जमीन पर लकीरें खींची,
लेकिन सैनिकों ने उसे खींचकर सीधे पत्थर की सीढ़ियों से नीचे कालकोठरी की ओर ढकेल दिया। भारी लोहे का दरवाजा चरमराते हुए बंद हुआ और एक लंबी जंजीर को ताले में फंसा दिया गया। राजा ने खिड़की से दूर देखते हुए अपनी मुट्ठियां कस लीं। महल के उस हिस्से में अब सन्नाटा था। केवल कालकोठरी से आती हुई जंजीरों की खनक सुनाई दे रही थी। न्याय के नाम पर एक निर्दोष को अंधेरे में ढकेल दिया गया था और सत्ता का नशा अब राजा के हर निर्णय पर हावी होने लगा था। रात के सन्नाटे में राजा विक्रम अपने शयन कक्ष में करवटें बदल रहे थे। उन्होंने बगल की मेज पर रखे पानी के सुराही को उठाकर पिया, लेकिन हाथ कांपने के कारण पानी फर्श पर बिखर गया। बाहर के गलियारों में अब हर समय फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। अचानक दूर गलियारे से किसी रानी की तीखी चीख सुनाई दी। राजा ने झटके से उठकर अपने कान ढंक लिए, लेकिन चीखें और तेज होती गईं। वे बिस्तर से उठे और नंगे पैर ठंडे पत्थर पर चलने लगे। हर दीवार के पीछे से झगड़ों की आवाजें आ रही थीं। रानियों की दासियां आपस में भिड़ रही थीं। उनके शोर से महल की खिड़कियां थरथरा रही थीं। राजा ने अपनी मुट्ठियों से सिर दबा लिया। वे खिड़की के पास गए और बाहर देखा, जहां मशालों की रोशनी रानियों की परछाइयों को दीवारों पर विकराल बना रही थी। एक और चीख गूंजी, इस बार और भी करीब से। राजा ने जोर से दरवाजा बंद किया, लेकिन आवाजें दरारों से रिसकर अंदर आ गईं। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। महल अब एक ऐसी मशीन बन चुका था जो चीखों और साजिशों को ईंधन की तरह इस्तेमाल कर रही थी। राजा का मन शांत होने के बजाय और अधिक बिखरता गया। उन्होंने अपनी आंखों के सामने रानियों के चेहरे तैरते देखे, जो अब केवल एक दो क्लास नीचा दिखाने के लिए जी रही थीं। महल की हर ईंट अब इस तनाव के दबाव में चटकने को तैयार थी। राजा विक्रम ने अचानक उठकर अपने सिंहासन के पास रखे भारी मखमली पर्दे को एक झटके में खींच दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। उन्होंने मंत्रियों की ओर देखे बिना ही अपने भारी जूतों से फर्श पर आवाज करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दरबारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन राजा ने अपने हाथों से उन्हें पीछे धकेल दिया। महल के मुख्य द्वार पर पहुंचकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। ऊंची नक्काशीदार दीवारों और सोने के खंभों के बीच रानियों की परछाइयां एक दूसरे से उलझ रही थीं। महल अब एक सोने का पिंजरा लग रहा था, जिसकी हर सुनहरी सलाखें अंदर फंसी रानियों की चीखों को कैद कर रही थी। राजा ने एक लंबी सांस ली और भारी लोहे के दरवाजे को पूरी ताकत से ढकेल दिया। जैसे ही वे बाहर निकले, ठंडी हवा उनके चेहरे से टकराई। उन्होंने महल की चौखट पार की और पीछे मुड़कर नहीं देखा। पीछे से आती रानियों की तीखी आवाजें अब धीमी होती जा रही थीं। राजा ने अपनी गति बढ़ाई और धूल भरी पगडंडी पर अकेले चलने लगे। महल के पीछे का घना जंगल उन्हें अपनी ओर बुला रहा था। वे बिना किसी सुरक्षाकर्मी के केवल अपनी सांसों की लय के साथ आगे बढ़ते गए। सामने घने पेड़ों की ओट में अंधेरा था, लेकिन राजा के लिए वह महल की घुटन से कहीं अधिक शांत था। उन्होंने अपनी चाल को और तेज कर दिया, जैसे वे किसी अदृश्य बंधन को तोड़कर आजाद हो रहे हों। उनके पीछे वह वैभवशाली महल अब केवल एक छोटी सी आकृति बनकर रह गया था, जो धीरे धीरे धुंध में खोती जा रही थी। राजा के जाते ही महल के भीतर का सन्नाटा हिंसक शोर में बदल गया। पहली और दूसरी रानी ने एक दूसरे के बाल पकड़े और उन्हें फर्श पर पटक दिया। दासियां इधर उधर भागने लगीं, लेकिन रानियों का क्रोध अब नियंत्रण से बाहर था। तीसरी रानी ने मेज पर रखे तेल के दियों को उठाकर पर्दों पर फेंक दिया। सूखी मखमली सामग्री तुरंत दहक उठी। आग की लपटें तेजी से छत की ओर बढ़ने लगीं। चौथी और पांचवी रानी ने खजाने की संदूकें खींचने की कोशिश की, जिससे वे आपस में टकरा गईं और फर्श पर गिर पड़ीं। गलियारों में धुआं भरने लगा, जिससे सांस लेना दूभर हो गया। छठी रानी ने एक भारी मोमबत्ती स्टैंड को खिड़की के पास गिराया, जिससे आग लकड़ी के चौखटों तक पहुंच गई। अब महल की हर दीवार से आग की लपटें बाहर निकलने लगीं। सोने के खंभे तपकर लाल होने लगे। सातवीं रानी, जो कालकोठरी में बंद थी,
वह भी इस आग की चपेट में आने वाली थी। रानियां अब सत्ता के लिए नहीं, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धकेल रही थीं। पूरा महल धू धू कर जल रहा था। आग की गूंज और रानियों की चीखें एक साथ मिल गई थीं। ऊपर की छत ढहने लगी और मलबे का ढेर आग के बीच गिरने लगा। सोने और रत्नों की चमक अब राख के गुबार में गुम हो गई थी। पूरा साम्राज्य इस विनाश को देख रहा था। अहंकार की पराकाष्ठा ने महल को एक जलती हुई चिता बना दिया था, जहां से कोई भी जीवित नहीं बच सकता था। राजा विक्रम जंगल की पगडंडी पर कुछ कदम आगे बढ़े थे कि पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। वे ठिठक गए। उनके जूतों के नीचे की सूखी टहनियां चटक गईं। उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। पूरा महल अब आग का एक विशाल गोला बन चुका था। खिड़कियों से निकलती लपटें आसमान को छू रही थीं। सोने की दीवारें पिघलकर फर्श पर बह रही थीं। नक्काशीदार खंभे आग की तपिश से तड़तड़ाकर टूट रहे थे। राजा की आंखों में कोई हलचल नहीं थी, केवल उस विनाश का प्रतिबिंब था। वे एक पत्थर की तरह स्थिर खड़े रहे। आग की लपटों के बीच मलबे का गिरना किसी चट्टान के दरकने जैसा सुनाई दे रहा था। वे उस दृश्य को देख रहे थे जिसे उन्होंने कभी अपना गौरव माना था। अब वह गौरव धुआं बनकर हवा में उड़ रहा था। महल के गलियारों में जो कल तक साजिशें गूंजती थीं, वहां अब केवल आग के दहकने की आवाज थी। राजा ने अपनी हथेलियों को कसकर भींच लिया। वे उस विनाश को पूरी तरह आत्मसात कर रहे थे। एक के बाद एक छज्जे ढहकर जमीन पर आ गिरे। चिंगारियां हवा में जुगनू की तरह तैर रही थीं। महल की वह भव्यता, जिसके लिए 7 रानियों ने एक दूसरे का गला काटा था, अब राख की एक ढेरी में सिमट रही थी। राजा का शरीर तनिक भी नहीं कांपा। वे जानते थे कि यह केवल पत्थरों का गिरना नहीं, बल्कि उस अहंकार का अंत है जिसने उनके साम्राज्य को खोखला कर दिया था। वे उस जलती हुई इमारत की ओर तब तक देखते रहे जब तक उसकी अंतिम चमक फीकी नहीं पड़ गई। राजा विक्रम ने अपने सिर पर रखे भारी स्वर्ण मुकुट को दोनों हाथों से पकड़ा। उन्होंने उसे झटके से अपने सिर से अलग किया और पीछे की जलती हुई राख की ओर उछाल दिया। मुकुट जमीन पर गिरते ही लुढ़क गया और धूल में मिल गया। उन्होंने अपनी सांस को गहरा किया और अपने कंधों को ढीला छोड़ा। फिर उन्होंने अपने शरीर पर लिपटे भारी राजसी वस्त्रों के कोनों को कसकर पकड़ा। एक तीव्र झटके के साथ उन्होंने कपड़े को छाती के बीच से फाड़ दिया। सूती और रेशमी धागों के टूटने की आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। उन्होंने कपड़े के उन टुकड़ों को अपने शरीर से खींचकर अलग कर दिया और उन्हें एक एक करके मिट्टी पर फेंक दिया। अब उनके शरीर पर केवल साधारण सूती वस्त्र शेष थे। उन्होंने अपने कंधों को हिलाया, जैसे किसी अदृश्य बोझ को उतारकर फेंक रहे हों। उनके हाथों की नसें ढीली पड़ गईं और उंगलियों में बंधी अंगूठियां गिरकर पत्थरों के बीच खो गईं। उन्होंने जमीन पर पड़ी उन महंगी वस्तुओं को एक बार भी पलट कर नहीं देखा। हवा में उड़ती राख उनके चेहरे पर गिरी, लेकिन वे स्थिर रहे। उन्होंने अपनी कमर सीधी की और अपना ध्यान सामने के घने जंगल की ओर केंद्रित किया। उनके पैरों के नीचे से राजसी वैभव का अंतिम चिन्ह भी हट चुका था। अब वे किसी राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में खड़े थे जिसने अपनी पहचान को स्वयं ही मिटा दिया था। सत्ता का वह भारी बोझ जो वर्षों से उनके सीने पर दबा था, अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था। वे अब मुक्त थे। राजा विक्रम ने जंगल की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया। सूखी पत्तियों पर उनके पैरों की आहट ही उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। वे पीछे मुड़े बिना आगे चलते रहे। पीछे जलते हुए महल से उठा धुआं अब धीरे धीरे कम हो रहा था। आग की लपटें ठंडी पड़ चुकी थीं और भव्यता का वह केंद्र अब राख की एक शांत ढेरी में बदल गया था। वहां न कोई साजिश बची थी और न ही कोई अहंकार का शोर। हवा में केवल राख के बारीक कण तैर रहे थे। राजा की चाल में अब कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वे घने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उस पगडंडी पर बढ़ गए जो उन्हें अज्ञात की ओर ले जा रही थी। सूरज की पहली किरणें पेड़ों के झुरमुट से छनकर
उनके चेहरे पर पड़ रही थीं। उन्होंने न तो पीछे की ओर देखा और न ही अपने पुराने साम्राज्य के बारे में कुछ सोचा। उनके लिए वह महल अब एक धुंधली याद बन चुका था, जो समय की धूल में खो गया था। जंगल के भीतर पक्षियों का कलरव गूंजने लगा था। वे एक ऐसी दिशा में चल रहे थे जहां न कोई सत्ता थी, न कोई दासियां और न ही कोई ईर्ष्या। उनकी सांसें अब स्थिर और गहरी थीं। वे एक भिक्षु की तरह एकांत में विलीन हो गए। धीरे धीरे उनके पदचिह्न मिट्टी में समा गए और महल का नामो निशान पूरी तरह मिट गया। अब चारों ओर केवल एक गहरी शांति थी, जो उस लंबी और विनाशकारी यात्रा का अंतिम पड़ाव थी।